इवनिंग यश जी, गुड इवनिंग तान्या, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हिमांशु, लकी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। लकी आप वो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं ना? यस सर। बीच में कहाँ गायब हो गए थे? सर हैदराबाद गया था। अच्छा, चलो बढ़िया। घूमते फिरते रहना चाहिए, जीवन में जरूरी है ना? हाँ जी। तो आज हम लोग देखो 27 जुलाई का पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे ऊपर एक न्यूज है, नीले कानी टू लीड टास्क फोर्स ऑन एग्जाम्स। कौन से एग्जाम की बात हो रही है आप लोग समझ गए? कौन से एग्जाम की बात हो रही है? नीट नीट। एग्जाम की बात हो रही है ना? और नीट एग्जाम में भी जो एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब उनकी जगह प्रहलाद जोशी एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। मिनिस्टर्स को पूछ लेते हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट को नहीं पूछते, मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट जो पॉलिटिकल पोस्ट है उनको नहीं पूछते। जो जो मिनिस्टर्स भी वो पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, ठीक है ना? तो हल्का हल्का याद रखेंगे बस। अब आप लोग मुझे ये बताओ, आज आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप लोग कौन बताएगा सबसे पहले, ये डिसाइड करते हैं। तान्या जी, आप मुझे ये बताओ कि ये जो इशू चल रहा है, इस इशू को आप कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से कनेक्ट कर सकते हो? कोई भी एक आर्टिकल बताना है और सर आर्टिकल बताना है कि 19 से कैसे कोरिलेट कनेक्टेड है। कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 से कर सकते हैं सर। आर्टिकल 19 के कौन से पार्ट से? आर्टिकल 19 के कौन से पार्ट से? 1 A B C D, आर्टिकल 19+2, क्योंकि दो बहुत सारे आर्टिकल इसके अंदर रेलिवेंट है, इसमें से भी। जी सर। सर हम इसे आर्टिकल 19 में सबसे पहले तो सर हम देख सकते हैं कि हाँ जी। सर राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जी सर। आर्टिकल 19(1)A से आप कैसे कनेक्ट करते हो इस इशू को? कैसे कनेक्टेड है, मुझे ये समझाओ जरा। सर आफ्टर द पेपर लीक, इसमें लाइक जैसे जेनजी ने अभी प्रोटेस्ट किया था, तो हम्म। उसमें क्या था कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली हम लोगों से कनेक्ट भी करना चाहिए था, जिसमें कि मतलब इन्होंने ये दिखाया कि हमारा पुलिस फोर्स लगाई गई इतनी सारी दिल्ली में, उसकी बजाय रेदर देन कि ये हम ये प्रिफर करते कि डायरेक्टली यूथ से कनेक्ट करते, सो दैट ये इशू या ये क्लैशेस इतने बढ़ते नहीं। इसीलिए मैंने ये 19 आर्टिकल 19 से इसे कोरिलेट किया है। इसके साथ सर हम इसे राइट टू एजुकेशन के साथ भी कनेक्ट नहीं, बस करेंगे एक ही डेफिनेटली। आर्टिकल बताओ, लेकिन उसको प्रॉपरली बताओ, ठीक है? एक ही बताओ लेकिन प्रॉपरली बताओ। सबसे पहले आप क्या कह रहे हो कि आर्टिकल 19(1)A आफ्टर क्लैशेस, वहां सब जाने की जरूरत नहीं है। जब हम आर्टिकल 19(1)A की बात कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये सब भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाता है, ठीक है ना? तो जब जी सर। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो वो उनका राइट था, ठीक है? बस हमें इसमें इतना ही कहना है, ठीक है? इसमें क्या हुआ बाद में, उन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया, क्या एक्शन रहा, वो सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन हमें क्या बताना है अभी, केवल कैसे कनेक्टेड है, हाउ दिस इशू इज कनेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताया आर्टिकल 19(1)A, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं पूछना चाहूंगा दूसरा कोई आर्टिकल बताएंगे यश जी। यश जी, और कोई आर्टिकल? सर आर्टिकल 21 से नहीं कर सकते? आर्टिकल 21 कैसे कनेक्टेड है? सर राइट टू लाइफ में नहीं आ सकता। मैं पूछ रहा हूँ, आप थोड़े पूछ रहे हो। आप तो क्वेश्चन फॉर्म में बता रहे हो, आंसर फॉर्म में बताओ कि क्या कैसे कनेक्टेड है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज। सर राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हो गया, आर्टिकल 19(1)A है वो। आर्टिकल 20 है राइट टू लाइफ, आप सही कह रहे हो।
लेकिन आप राइट टू लाइफ से इस इशू को कैसे कनेक्ट कर रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर वो क्या बोलते हैं, जैसे डिटेन कर लिया और अरेस्ट कर लिया बिना डिटेंशन है, अरेस्ट है, बिल्कुल। बिना रीजन के अनरीजनेबल, और पायलट गन का इस्तेमाल करा गया। पैलेट गन्स। यस सर। हाँ, और सर इतना ही पता है सर मुझे, तो मुझे आर्टिकल इलेक्ट्रिक 19 पता बैटन्स का यूज किया गया, है ना, इलेक्ट्रिक था। बैटन्स का टीयर यूज गैस किया का गया, था। डिटेन किया गया, है ना। डिटेन कर लेना क्या है, मेरी राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है, सीधे सीधे। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से तो है ही, लेकिन सीधे सीधे राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि राइट टू लाइफ केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, उसके साथ जिंदा रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए जो चीजें हैं, वो भी राइट टू लाइफ के अंदर आती हैं सारी। ठीक है, तो अरे डिटेन मतलब अरेस्ट करना होता है क्या? डिटेन करना मतलब अरेस्ट करना ही समझो आप, अभी उसके अंदर मत जाओ, है ना, आप क्योंकि अभी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। डिटेन और सर अरेस्ट एक ही चीज है, ठीक है। डिटेन मतलब तो वो होता है ना वैसे, नजरबंद। नहीं, डिटेन करने का मतलब अरेस्ट करना ही होता है, वो अलग चीज है, नजरबंद करना अलग है, हाउस अरेस्ट होता है वो। अच्छा। ठीक है। सर तो हाँ जी, एक जी बार शायद, आर्टिकल 21 से इसका कोरिलेशन बता दीजिए दोबारा से प्लीज। हाँ वही बता रहा हूँ। तो आर्टिकल 21 से कैसे रिलेटेड है ये, क्योंकि मेनका गांधी का केस हुआ था। मेनका गांधी के केस में क्या बोला गया, चलिए लॉ वाले बताएंगे जिन्होंने लॉ कर लिया है। गुनिका जी, मेनका गांधी के केस में क्या एक स्पेशल चीज कही गई आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग। जी गुनिका जी बताएंगे क्या, ईशानी, मेनका गांधी सर ड्यू क्या सुना, प्रोसीजर ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। और क्या बोला गया, राइट टू लाइफ तो है ही, लेकिन राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, ऐसे ही नहीं, मियर एनिमल एग्जिस्टेंस राइट टू लाइफ नहीं है, उसके साथ डिग्निफाइड होनी चाहिए लाइफ। और डिग्निफाइड कब होगी, डिग्निफाइड कब होगी, डिग्निफाइड तब होगी जब मुझे अपने अधिकारों का वहन करने का पूरा मौका मिलेगा, अपने अधिकारों को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। तब क्या होगा, मेरी डिग्निटी मेंटेन होगी। जब प्रोसीजर कैसा फॉलो होगा, ड्यू फॉलो होगा। जब मेरी राइट टू लाइफ अगर हैम्पर हो रही है और उसके अंदर ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो कहीं पर भी मेरे राइट टू लाइफ की रक्षा नहीं करता। ठीक है, ये दो आर्टिकल हो गए। और कौन सा आर्टिकल है कनेक्टेड इससे, अनुष्का एक आर्टिकल आप भी बताओ। सर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है, सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक बात है, कोई भी अधिकार बिना आर्टिकल 32 के नहीं मिल सकता। फंडामेंटल राइट की जहां तक बात है, वो बिना आर्टिकल 32 के पूरा नहीं है। उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि दिस इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक कुत्ते को दांत देता है। अगर फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो उनको, उनके पास दांत कहां से आएंगे, जब रेमेडी होगी। नहीं तो वो फंडामेंटल राइट किसी को काट ही नहीं पाएंगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता रहेगा, सही बात है। और कोई आर्टिकल, सर राइट टू असेंबल पीसफुली। राइट टू असेंबल पीसफुली, बिल्कुल सही बात है। कौन से आर्टिकल में है, 19(1)(b) है शायद, आई एम नॉट श्योर। 19(1) बी या सी, सर पता नहीं सर। बी या सी में से ही कोई है, कौन बताएगा कौन सा है, बी है या सी है, जल्दी बताओ। हिमांशु जी कहाँ से बताएंगे, सब बी है। डी। आर्टिकल 19(1) भी एसोसिएशन,
और आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, वो भी अधिकार का उस वाले राइट का भी वायलेशन है ना। उस वाले राइट से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस इशू को अगर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कौन सा है जी? राइट टू लिवलीहुड कैसे अफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। राइट टू लिवलीहुड से भी, राइट टू प्रोफेशन से भी ये क्या कर रहा है? कनेक्ट हो रहा है। कैसे राइट टू प्रोफेशन से कैसे कनेक्ट हो रहा है? संविधान अधिकार देता है कि मैं किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकता हूं, हालांकि उसके लिए मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर मैं अपने प्रोफेशन को अपने हिसाब से चूज कर सकता हूं, है ना। और यहाँ पर वही अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल रही है, तो आर्टिकल 20 भी इसमें होता है, आर्टिकल 21 होता है, आर्टिकल 19 होता है, आर्टिकल 19(1)(a), B, C, G सारे के सारे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें टॉपिक्स को कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ है। इसके अंदर एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके अंदर नंदन नीलेकानी जो है उनको चेयरमैन बनाया गया। और वो कौन है? को फाउंडर रहे हैं इन्फोसिस के और फाउंडर हैं UIDAI चेयरमैन रहे हैं, फाउंडर चेयरमैन रहे हैं, यानी कि पहले चेयरमैन रहे किसके? UIDAI जो हमारे आधार कार्ड के लिए वो है। ठीक है ना। इसके अलावा S सोमनाथ फॉर्मर इसरो चेयरमैन, ये मेंबर हैं। तपन देका फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। प्रोफेसर V कामाकोटी ये डायरेक्टर IIT मद्रास के हैं। और अनीता करवाल ये फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुकी हैं। अमृत लाल मीना लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। अब देखो यहाँ से कितने सारे एक्सपर्ट इनके पास आ गए। एक तो देखो ये IIT मद्रास के आ गए, तो यहाँ से टेक्निकल हेल्प मिलेगी, है ना। इसके बाद अमृत लाल मीना आ गए, लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। यहाँ पर जब क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो लॉजिस्टिक्स को कैसे सिक्योर किया जाए? इसरो के चेयरपर्सन, पिछली बार भी इसरो के चेयरपर्सन को चेयरमैन बनाया गया था, पिछली कमेटी के अंदर भी। वो टेक्निकल और साइंटिफिक जो चीजें होंगी, सैटेलाइट से कैसे उसको मॉनिटर किया जा सकता है, वो सारी चीजें उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। देखो इसके अंदर क्या क्या बोला गया, ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए हैं? लीक प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट। ये कमेटी क्या करेगी? ये क्या करेगी? क्वेश्चन एग्जामिनेशन को किस तरीके से लीक प्रूफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर और डेटा सिक्योरिटी के ऊपर कैसे काम किया जाए, यानी कि डेटा सिक्योर रहे। जब हम ऑनलाइन भी पेपर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो भी डेटा क्या रहे? सिक्योर रहे। या ऑनलाइन कोई पेपर हो रहा है, ऑनलाइन भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं। इसके अलावा जैसे आंसर शीट्स ऑनलाइन अपलोड हो रही है तो वो भी सिक्योर रहे, है ना। केवल NTA का मामला नहीं है, पूरे एजुकेशन सिस्टम का मामला है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ NTA, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे इसका NTA का, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब एडहॉक पे हैं, मोस्टली एम्प्लॉयज एडहॉक पे हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो बहुत कम है, गिने चुने हैं, 15-20 हैं। सर एडॉप क्या होता है? एडहॉक मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो परमानेंट जॉब सरकारी जॉब में नहीं है। वो प्राइवेट व्यक्ति है, उसको कुछ पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय कर देते हैं। जैसे टीचर्स को भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही आजकल गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही लोगों को रख रही है, जिससे कि फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर बहुत सारे जो फायदे होते हैं वो ना देने पड़े। खैर, उसके लिए सरकार उसके अगेंस्ट नियम बनाती रहती है, लेकिन खुद भी वही करती है फिर। ओके सर। हाँ हाँ, देखिए ये बता रहे हैं कि ईडी के अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज एडहॉक पे ही रहते हैं, ये ईडी में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर एग्जामिनेशन चेन में हर एक चेन, पूरी चेन है ना, प्रिंटिंग हुई, पहले सबसे पहले एग्जाम क्वेश्चन पेपर बना तो जिस टीचर ने बनाया वहां पर, फिर उसके बाद वो प्रिंटिंग होने गया तो प्रिंटिंग के अंदर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो ये सारी स्टेजेस हैं एक एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो इन सभी स्टेजेस को सिक्योर करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम
लीक होना बंद होगा, क्वेश्चन पेपर लीक होना बंद होगा। इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स के लिए आपको बताइए, लॉजिस्टिक्स एंड एग्जामिनेशन सेंटर मैनेजमेंट है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक वाले जो आईएएस ऑफिसर आए। डेवलपिंग अ रिलायबल ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म, ये पिछली बार भी कहा था 2024 में, लेकिन फिर से बोला है क्या कि जो ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है, क्योंकि बच्चे क्या है कि उनके मार्क्स जो दिखा रहा था वो उतने आए नहीं, लेकिन वो एनटीए को मेल कर रहे हैं, मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो मैकेनिज्म तेज होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई गलत मार्किंग हुई है बच्चे की, वो ठीक हो सकती है, लेकिन बच्चे को रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है एनटीए से या कंसर्न्ड एजेंसी से, तो उस समय पर वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसको उसके ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर हो सकता है, और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, जो हमको अभी इस नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक के अंदर देखने के लिए भी मिला कि 20 से 30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद फिर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है ना। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करना है कि जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया बहुत ज्यादा, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। ठीक है, एक पहले कमेटी थी राधा कृष्णन कमेटी, तो इसके अंदर भी एग्जामिनेशन प्रोसेस, डेटा सिक्योरिटी और एनटीए को रिस्ट्रक्चरिंग की बात इन्होंने कही थी, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की इन्होंने बात कही थी। तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसके अंदर इन्होंने ये सब कहा। तो इनके कहने के बाद ये आया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। ये क्या कहता है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये टारगेट करता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स को, ना कि स्टूडेंट्स को। एक तो अनफेयर मीन्स, जैसे आप लोग कभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते होंगे तो आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ बच्चे चिट लेके आते होंगे, है ना, तो जो इन्विजिलेटर आता है वो कुछ चिट को उसके साथ अटैच कर देता है आंसर शीट के साथ, और उसके ऊपर लिखता है यूएफएम, अनफेयर मीन्स। ये वाला एक्ट उसको कवर नहीं करता। जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग से उसी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं उसी के अंदर वो कवर होते हैं। ये किसको कवर करता है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं या फिर जो पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, वहीं पर ये काम करेगा। तो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, ये सारे के सारे, एनटीए भी इसके अंडर में आ गया। अनफेयर मीन्स क्या हो गए, पेपर को लीक करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस होना ओएमआर शीट्स का। अगर आंसर शीट का अनऑथराइज्ड एक्सेस भी आपके पास तो भी क्या हो गया, अनफेयर मीन्स हो गया। टेम्पर करना कंप्यूटर सिस्टम से ओएमआर को, वही जो हम बता रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, कोई हैक करके पता चला उसने आंसर ही बदल दिया अपने जो आंसर लिखे थे, है ना। एक हैकर ने क्या किया, दुकान खोल ली अपनी और कहा कि तुम लोग कुछ भी भराओ अपना ABCD, उसके बाद यहाँ पे बैठ के आंसर भर लेना। तो ऐसे भी हो सकता है। ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये ऐसा हो चुका है मतलब कि ऐसा होने की संभावना थी। अभी 12th के एग्जाम में OSM चेकिंग की गई, है ना, ऑन स्क्रीन मार्किंग बोलते हैं उसको, याद रखना, नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसके अंदर क्या किया जाता है कि कॉपीज को स्कैन किया जाएगा, कॉपीज को स्कैन करके उस पे पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, फिर ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के टीचर उसको चेक कर लेगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब बच्चों ने अपनी कॉपी मांगी तो ब्लर्ड कॉपीज, उसके अंदर आंसर रीडेबल ही नहीं है, आंसर शीट बदल गई, आंसर ही बदल, उस बच्चे ने भरे थे 32 पेजेस और आंसर शीट आई उसके पास केवल 12 पेज की, उसको मार्किंग मिली केवल 12 पेज के ऊपर, और वो भी उसने नहीं लिखे, है ना। तो इस तरीके की गड़बड़ियां इसके अंदर देखी गई। और एक और बहुत बड़ी गड़बड़ी OSM के अंदर मिली। OSM के अंदर ये गड़बड़ी मिली कि जो उसका एक्सेस था वो इतना इजी था कि कोई भी आपको अगर पता है कि आपके टीचर का नाम क्या है, आपके टीचर की जीमेल आईडी क्या है, आप बिना पासवर्ड के अपनी OSM पोर्टल पे जाके अपनी मार्कशीट खुद चेक कर सकते हो, अपनी आंसर शीट खुद चेक कर सकते हो, जो टीचर ने नंबर दिया उसको ऑल्टर कर सकते हो, तो उसमें कोई भी जरूरत नहीं है। वन वे ऑथेंटिकेशन है, और वन वे ऑथेंटिकेशन भी कैसे है, आप बोलो फॉरगॉट पासवर्ड, वो बोलेगा कैसे पता करना है, बोलो OTP भेजो, किस पे भेजो, तो फोन नंबर मांगता है, क्योंकि हर एक टीचर का फोन नंबर वहां पे फीडेड नहीं है ना, और वो फोन नंबर मांगता है, आप फोन नंबर अपना लिख दो, आपके पास OTP आ जाएगा, आप उसमें डालो और अपने टीचर के जितने भी उसके आंसर शीट वो चेक कर रहे होंगे उसको एक्सेस कर सकते हो। केवल वही नहीं, आप पूरे इंडिया की एक्सेस कर सकते हो। URL में भी पासवर्ड दिया हुआ था, सही कह रहे हैं आप, है ना।
तो कुछ जगहों का पासवर्ड तो यूआरएल के अंदर ही मिल रहा था। और ये इतना बड़ा लीक है, मतलब कम से कम 29 लाख बच्चों ने पेपर दिया था इस बार, और उनकी आंसर शीट बिल्कुल बिना किसी साइबर सिक्योरिटी के ऐसे ही पड़ी हुई है, ना तो उनकी कोई प्राइवेसी है, ना वो कोई इंटीग्रिटी है। तो ऐसे ऐसे सिस्टम को सुधारना चाहिए, है ना। तो अनऑथराइज एक्सेस टू क्वेश्चन पेपर्स और ओएमआर शीट्स, है ना, टेम्परिंग विद ओएमआर शीट्स और कंप्यूटर सिस्टम, इम्पर्सोनेशन एंड अनऑथराइज असिस्टेंस। इम्पर्सोनेशन करता है, मतलब कई बार क्या होता है कि सॉल्वर जाता है पेपर देने के लिए, सेटिंग हो जाती है क्या कि मैं तो ऋषिराज त्यागी के नाम से फॉर्म भरूंगा, लेकिन पेपर आप दे के आओगे, मैं क्या करूंगा, अपने एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो लगा के दे दूंगा, आप जाओ पेपर दो। वहां पे सेंटर में पूरी सेटिंग होती है, कोई नहीं पूछता, जाओ अंदर पेपर दो, बढ़िया। नहीं पकड़े गए तो बहुत अच्छा। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी तो ऐसे किया था उसने, उसको भेज दिया था जो पहले से डॉक्टर वो एमबीबीएस कर रहा था, उसको पकड़ के भेज दिया, उसके पिताजी को किडनैप कर लिया, क्या हो चेस वो खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या इम्पर्सोनेशन एंड अनऑथराइज्ड असिस्टेंस नहीं दी जा सकती। कई बार फोन के ऊपर कान के अंदर घुसा लेते हैं माइक्रोफोन, तो उसमें आंसर सुनते रहते हैं। ये भी मुन्ना भाई एमबीबीएस में दिखाया गया था शायद, है ना। मैनिपुलेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, रैंक, डेटा, शिफ्ट और सीटिंग अरेंजमेंट, इन सब के साथ भी अगर मैनिपुलेशन किया तो भी। क्रिएशन ऑफ फेक एग्जामिनेशन वेबसाइट, कई बार फेक एग्जामिनेशन वेबसाइट बन जाती है। फेक एग्जामिनेशन क्या, बहुत सारी फेक वेबसाइट बन जाती है सरकारी। कई बार पहले तो कई बार रेलवे की वेबसाइट फर्जी बन गई थी। हाँ, रेलवे की फर्जी वेबसाइट बन गई थी एक बार, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कर दी, पैसा दे दिया। अब कहाँ से आएगा पैसा, टिकट तो बुक हुई नहीं। तो फेक वेबसाइट ना बने उसकी, तो फेक अगर ये सब होगा तो जो पहले से देखो, कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशन और इशूइंग फेक एडमिट कार्ड्स, तो उस समय पर जो पनिशमेंट की गई वो 3 से 5 साल की गई और 10 लाख रुपए का जुर्माना। और अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब और सीवीआर सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर 1 लाख रुपए 1 करोड़ का जुर्माना। जैसे सर्विस प्रोवाइडर टेलीग्राम, हमने देखा कि टेलीग्राम इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा था। टेलीग्राम के ऊपर पेपर्स क्या हो रहे थे, ट्रांसमिट हो रहे थे, है ना। पहले से ही ग्रुप्स बन गए थे, री नीट क्वेश्चन पेपर लीक, नीट का पेपर जैसे ही लीक हुआ उसके बाद री नीट क्वेश्चन पेपर लीक के ग्रुप्स बन गए। और वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं कि एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे, फिर वहां से फिल्टर आउट करेंगे लोगों को, फिर उसके अंदर जो पैसे देने वाले होंगे उनको फिल्टर आउट करेंगे, और वो पासवर्ड के द्वारा फिल्टर आउट करते हैं। बहुत मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा था। तो वो क्या है, वो सर्विस प्रोवाइडर है टेलीग्राम, उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 साल प्रोहिबिशन, यानी कि 4 साल के लिए उसको बंद किया जा सकता है टेलीग्राम को। ठीक है, अभी एग्जाम से पहले बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए, टेम्परेरी बैन लगाया था उस पर। और कॉग्निजेबल, नॉन वेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इट्स अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज, है ना, तो किस किस से कंपाउंड करेंगे। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जो होगी ऑर्डिनरली कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी और एसीपी, डीएसपी और एसीपी की रैंक के नीचे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। अब इसके अंदर अमेंडमेंट प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने, अमेंडमेंट 2026, और उसके अंदर क्या किया है, फाइन को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है और इम्प्रिजनमेंट को बढ़ा के 10 साल कर दिया है। ठीक है, अभी ये प्रपोज्ड है, अभी तो संसद से पास होगा, उसके बाद जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तब ये लागू होगा। ठीक है, इसके अलावा जुडिशियल पोजीशन क्या कहती है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि अगर सिस्टमैटिक लीक है, पेपर को कैंसिल कब करेंगे, अगर सिस्टमैटिक लीक है, इफ इट इज सिस्टमैटिक एनफ टू डिस्ट्रॉय द सैंक्टिटी ऑफ द एंटायर एग्जाम, यानी कि पूरे एग्जाम की सैंक्टिटी, पूरे एग्जाम की ऑथेंटिसिटी ही खत्म हो जा रही है, इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक लीक हुआ है तब। और दूसरी चीज क्या देखेंगे, कैन वी सेपरेट द टेंटेड कैंडिडेट्स, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने पेपर लीक का फायदा उठाया है क्या उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर उनको आइडेंटिफाई करके उनको बाहर निकाला जा सकता है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इसलिए उनको बाहर निकाल के री एग्जाम नहीं कराना चाहिए। केवल कब कराएं, जब हम इनको बाहर नहीं निकाल सकते, टेंटेड कैंडिडेट्स को सेपरेट नहीं कर सकते और सिस्टमैटिक एनफ नहीं है, तब हम कैंसिल नहीं करेंगे।
नहीं सॉरी, अगर टेंटेड कैंडिडेट्स को अलग नहीं कर सकते और सिस्टमेटिक एनफ है टू डिस्ट्रॉय द सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम, यानी कि उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म करने के लिए, तो उसको एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, जैसे इस बार पता चला कि बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है ना। बच्चों को टेलीग्राम पे पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा था और बहुत सारे बच्चों ने उसकी वीडियो बना के डाली कि हमें तो पहले पेपर मिल गया या मेरे दोस्त को पेपर मिल गया। तो इस तरह की वीडियोस बहुत सारी सर्कुलेट हुई। हाँ वो रहेंगी, जो अनटेंटेड वाले हैं जिनका ये नहीं पता चला कि उन्होंने एग्जाम उनके पास क्वेश्चन पेपर पहले से था या उन्होंने कोई अनफेयर मींस का यूज किया है, तो उन लोगों को तो रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर से एग्जाम दें ये भी हर बार ठीक नहीं है ना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल हुई है। क्या हुआ है कि 48 सेशन था किसका, यूनेस्को का, है ना। तो यूनेस्को क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्टिंग करता है, और इसकी जो इस बार की मीटिंग हुई है, इस बार का जो सेशन हुआ है, याद रखेंगे, बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कहा हुआ है, बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अंदर हुआ है। ठीक है, और इस साल इन्होंने 19 कल्चरल प्रॉपर्टीज, 5 नेचुरल प्रॉपर्टीज और 1 मिक्स प्रॉपर्टी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया है, जिसके अंदर हमारा सारनाथ का बुद्धा स्तूपा है। ठीक है, सारनाथ का बुद्ध स्तूप जो है, एंशियंट बुद्ध साइट जो है। इसके अलावा डी डे लैंडिंग, ये आगे देखते हैं कौन कौन से हैं, आगे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले सारनाथ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये क्या है, ये 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की, 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कई बार नंबर पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, जो रिसेंटली आए होते हैं उन्हीं का नंबर पूछते हैं, जो रिसेंटली ऐड हुए होते हैं। लेटेस्ट पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, which of the following properties are added to the latest added to the world heritage site। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंशियंट बुद्धा साइट है हमारी सारनाथ के अंदर। कहां पर पड़ती है, यही बनारस के पास। बनारस आप लोग अगर कभी घूमने गए होंगे तो बनारस से 60-70 किलोमीटर आगे ही सारनाथ है ना। सारनाथ भी बढ़िया जगह, एकदम बहुत पीसफुल है। तो और कल्चरल और सीरियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो क्राइटेरिया 3 और क्राइटेरिया 6 है, ये भी याद रखना कि किस क्राइटेरिया के अंदर ऐड किया गया, क्राइटेरिया 3 और क्राइटेरिया 6। ठीक है, और इसके अलावा देखो इसकी क्या खासियत है। अच्छा, यूपी का याद रखेंगे कि ये चौथा है, 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूपी के अंदर, क्योंकि आप लोग यूपी का पेपर दे रहे हैं तो यूपी की पूछ सकते हैं। आगरा का ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ये तीनों आगरा के आसपास ही है, मतलब 2 तो आगरा के अंदर ही है, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट जो है, और ताजमहल ये तो आगरा के अंदर ही। बाकी आगरा के बिल्कुल पास में ही है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, वहां पे अकबर का किला हुआ करता था। ठीक है, तो इसके अलावा एंशियंट बुद्धिस्ट साइट अब जो सारनाथ की जुड़ गई है, ये 4th हो गई। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पर जो महात्मा बुद्ध थे उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था गया में। ठीक है, और यहाँ पर आकर उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसको बोलता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब धर्म के चक्र का पहिया जो होता है उसका एक बार पूरा घूम जाना, उसको बोलता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और उन्होंने यहाँ पर पहला सेरेमोन बोलते हैं उसको इंग्लिश के अंदर, फर्स्ट सेरेमोन दिया था, जिसके अंदर कि उन्होंने 5 जो उनके शिष्य थे उनको कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज्म में, है ना। और मिडिल पाथ के बारे में बताया था, 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताया था, और नोबल 8 फोल्ड पाथ के बारे में इस सेरेमोन के अंदर इन्होंने बताया था। इसके जो पुराने नाम है, जो जब बुद्धा आए थे तब इसका नाम था मृगदावा, मृगदावा या मृग दया, डियर पार्क, डियर पार्क। मृग डियर को बोलते हैं, हिरण को, और दावा या दाया किसको बोलेंगे, पार्क को। ठीक है, इसके अलावा पाली के अंदर इसको बोलते हैं ईशीपटना, ईशीपटना। ठीक है, और इसके अलावा इसको ऋषिपटना भी बोलते हैं, और सरंगनाथ, लॉर्ड ऑफ द डियर, डियर के भगवान सरंगनाथ। ठीक है,
तो सरंग भी किसको बोलते हैं? डियर को बोलते हैं। सरंग के नाथ, डियर, लॉर्ड ऑफ द डियर, ये सारे इसके नाम है। और अगर बुद्धिस्ट साइड की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, वो 4 हैं। कौन कौन से हैं याद रखेंगे? लुम्बिनी, लुम्बिनी का है नेपाल के अंदर, यहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल में, लुम्बिनी में, ठीक है। उसके अलावा बौद्ध गया, बौद्ध गया में इनको एनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध गया में एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे ही इन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करते करते इनको लगा कि तपस्या करना बेकार है। अंत में उन्हें यही लगा, अंत में जो उनका कंक्लूजन है वो यही कहता है कि अपने शरीर को तपा के कोई फायदा नहीं है, जो तपस्या है वो बेकार है। तपस्या क्या है कि आप समाज में जाओ और समाज में सुधार करो, ठीक है। तो वो तपस्या उन्होंने बताई। इसके अलावा सारनाथ है यूपी के अंदर, यहाँ पे इन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। इसके अलावा कुशीनगर भी यूपी में ही है, और महापरिनिवाहन इसको बोलते हैं, महापरिनिवाह, ठीक है, महापरिनिवाह यहाँ पर हुआ था, ठीक है। सांची भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सांची उसमें नहीं आता, प्रिंसिपल पिलग्रिम साइट्स में नहीं आता। निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब शरीर त्याग दिया उन्होंने वहां पर कुशीनगर में, ठीक है। इसके अलावा देखो ये कैसा है, जो इसके कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, यूनेस्को प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में बात करें, तो इन्होंने इस प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांटा है। 2 हिस्सों में कैसे बांटा है? सबसे पहले इन्होंने बोला चौखंडी स्तूपा। चौखंडी स्तूपा क्या है? चौखंडी स्तूपा ये है जो हम लोगों को दिख रहा है, जो हम लोग वहां पर जाते हैं घूमने के लिए, तो यहीं पर सब लोग घूमने के लिए मेन जो अट्रैक्शन है वो यही जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये जो आप लोगों को नीचे डोम दिखाई दे रहा है, ये बना है गुप्ता पीरियड में, और ये आप लोगों को ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है, एक पिलर दिखाई दे रहा है, ये पिलर बना है मुगल पीरियड में, ये हेक्सागोनल पिलर है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट टाइम में बना, ये आगे आने वाले समय में ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही है, और इसका डेवलपमेंट होता रहा है, ठीक है। और ये ऑक्टागोनल है, सॉरी हेक्सागोनल नहीं है, ऑक्टागोनल है। 8 साइड्स हैं इसके, 8 साइड है इसके, याद रखेंगे, ठीक। हाँ नहीं, ये मिथ है कि मुगल सब कुछ तोड़ रहे थे। मुगल्स ने बहुत सारे मंदिर तोड़े, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनवाए भी। जैसे अगर आप देखो, सबसे ज्यादा बदनाम है इस मामले में औरंगजेब, है ना। और औरंगजेब ने कामाख्या मंदिर बनवाया भी, बहुत सारे मंदिर तोड़े, लेकिन बहुत सारे मंदिर बनवाए भी। मंदिर तोड़ना हमेशा गलत इसलिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तोड़ने पड़ते हैं। जैसे आज भी तोड़े जा रहे हैं, आज भी तोड़े जा रहे हैं, बहुत सारे मंदिर तोड़े जाते हैं। वो एक एस्पेक्ट है कि वो मूर्ति पूजा में, देखो ये तो है, जो शासक जहां पर कब्जा करेगा वो अपने धर्म को, अपने कल्चर को इम्पोज करने की कोशिश करता ही है। सब नहीं करते, जैसे अकबर को इस मामले में बहुत लिबरल माना जाता है, क्योंकि उसने सूफिज्म का शुरुआत करी। सूफिज्म के अंदर सभी धर्मों के वो पंडितों को और मौलवियों को बुला के वो सारा डिस्कशन करते थे, और उस हिसाब से फिर उन्होंने सूफिज्म का शुरू किया। और सूफिज्म इज वेरी क्लोज टू सेकुलरिज्म, ठीक है। हाँ हाँ वही, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा मुगल पीरियड एंटी हिंदू रहा। कुछ कुछ पीरियड्स उसके बीच में ऐसे आए जिसके अंदर ज्यादा मंदिर तोड़े गए। हालांकि औरंगजेब को देखे तो उसने, वो एडमिनिस्ट्रेटर था बेसिकली, और उसने मंदिर भी तोड़े और मस्जिद भी तोड़ी, अब मंदिर भी बनवाए और मस्जिद भी बनवाई, है ना। तो ये एक तरफा ये कह देना कि ये एंटी हिंदू रहा ये राजा, तो ऐसा नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन क्योंकि हिंदू थी। अगर वो एंटी हिंदू हो जाते तो वो राज नहीं कर पाते, तो उनको पॉपुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ा। तो उस इवोल्यूशन में इंडिया के अंदर एक यूनिक चीज डेवलप हुई, जिसको बोलते हैं इंडियन मुस्लिम्स। तो आज सऊदी अरेबिया के अंदर जो मुस्लिम है, वो यहाँ इंडिया के मुस्लिम्स को मुस्लिम्स ही नहीं मानते, वो कहते हैं तुम हो ही नहीं मुस्लिम, तो वो इंडियन मुस्लिम्स हैं सारे, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है। खैर, अभी हम लोग आ जाते हैं अपने इस पे साइट पे, और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को दूसरे पार्ट में रखा। पहले पार्ट में क्या रखा? ये स्तूपा, स्तूपा इसको क्या बोलेंगे? चौखंडी स्तूपा, इसका नाम है चौखंडी स्तूपा।
हालांकि 8 साइड है, चौखंडी नाम है, साइड 8 है इसके, याद रखना। और ये गोल है नीचे, ये गुप्ता पीरियड में बना है, ये मुगल पीरियड में बना है। और मुगल पीरियड में भी ऐसा नहीं है ना कि सब जगह उन्हीं का राज था, मुगल पीरियड में किस स्पेसिफिक पीरियड में बना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ सारनाथ क्या कहते हैं, इसके में इसको भी 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो है धमेक स्तूपा। धमेक स्तूपा कहां पर है, जहां पर बुद्धा ने पहला अपना सेरेमोन दिया था, पहला प्रवचन दिया था। ठीक है, और ये इसको डेवलप किया गया मौर्यन स्ट्रक्चर और मौर्यन पीरियड के अंदर। और सर्वाइविंग सिलेंड्रिकल मॉन्यूमेंट जो है वो गुप्ता पीरियड के फ्लोरल और ज्योमेट्रिक और डेकोरेटिव कार्विंग से मिलता है, मतलब उससे मिलता जुलता मिलता है। तो मौर्यन और गुप्ता पीरियड के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके अलावा राजिका, धर्म राजिका स्तूपा। धर्म राजिका स्तूपा एम्परर अशोका ने बनवाया था। उसके अंदर हमारा वो याद आता है, एंश्राइंट एलिक्स बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है कि एंश्राइंट एलिक्स जो बुद्धा के हैं उससे कनेक्टेड है। और यहीं से हमारा सारनाथ का लाइन कैपिटल बनता है, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अशोकन पिलर है एक, तो इसके अंदर ही धर्म राजिका के अंदर, धर्म राजिका स्तूपा के अंदर अशोकन पिलर है। अशोकन पिलर क्या है, सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर लाइन कैपिटल को जो वो था पिलर था, उसके लाइन कैपिटल को प्रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एलिफेंट, बुल, हॉर्स और लायन, ये चारों होते हैं, देख लो। और इसके अंदर ये इन्वर्टेड लोटस का यूज किया गया है। इसके अंदर यहाँ पर हॉर्स है, बुल है, इधर एलिफेंट है और लायन है। 4 लायन है और एक दूसरे की तरफ पीठ करके ये खड़े हुए हैं। नेशनल एम्बलम भी है हमारा, और यहीं से हमने अपने नेशनल एम्बलम का इंस्पिरेशन लिया है। इसके नीचे जो हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है, वो मुंडक उपनिषद से हमने लिया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन से उपनिषद से, कहां से लिया है, तो वो अशोका पिलर से नहीं लिया, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमने मुंडका उपनिषद से लिया है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, क्योंकि ट्रिक क्वेश्चन की तरह है। इसके अलावा जो हमारे झंडे में जो बीच में ब्लू कलर का चक्र है, जो लाइफ साइकिल को दिखाता है, उसके अंदर 24 स्पोक्स हैं, वो भी हमने अशोका चक्र से लिया है। ठीक है, और स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, हम इसको स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हमने 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, उसी टाइम पे हमने इसको भी अडॉप्ट किया। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। अब यूनेस्को की किस क्राइटेरिया के अंदर इसको रखा गया, तो सबसे पहले देखेंगे द प्रॉपर्टी बियर्स एक्सेप्शनल टेस्टिमनी टू द लिविंग और वैनिश्ड कल्चरल ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन। तो इसमें माना गया कि अर्ली बुद्धिस्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी, जो अब खो गई हैं, ये उसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के ग्रोथ और पैटर्नेज मोनेस्टिक और इन सब के जो डेवलपमेंट हुआ है मोनेस्ट्रीज का और इन सब का, उसको भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और आर्ट, ये अलग से एक पूरा का पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मौर्यन पीरियड का भी है, बुद्ध और गुप्ता पीरियड का भी आ जाता है, और अशोका के टाइम का भी आता है, मुगल पीरियड का भी आर्किटेक्चर आ जाता है। तो कई सारे आर्किटेक्चर्स का मिक्सचर है ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, कभी उसको देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। और क्राइटेरिया 6 क्या है, द प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इवेंट्स, बिलीव्स और ट्रेडिशंस ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। तो बुद्धा का पहला सरमोन आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस माना गया, इसलिए इस साइट को क्या किया गया, इसके अंदर प्रिजर्व किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह नोटिफाई किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे 26-27 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बीचेस ऑफ डी डे लैंडिंग है, नॉर्मैंडी फ्रांस के अंदर। डी डे लैंडिंग क्या है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो जहां पर इनके जो एलाइड फोर्सेस हैं, वेस्टर्न एलाइड फोर्सेस, उन्होंने जहां पर लैंड किया था जिस बीच के ऊपर, उस बीच को बोलते हैं नॉर्मैंडी। तो नॉर्मैंडी बीच को क्या किया इन्होंने, डी डे लैंडिंग बीच बोलते हैं। और ऑपरेशन ओवरलोड यहीं से शुरू हुआ था। तो ये भी पूछ सकते हैं किस ऑपरेशन से कनेक्टेड है, ऑपरेशन ओवरलोड। ऑपरेशन ओवरलोड वेस्टर्न जो वो था वेस्टर्न यूरोप, उसकी आजादी के लिए, उसके लिबरेशन के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा
वाइडर एरिया ऑफ माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस ग्रीस के अंदर है और ग्रीस का सबसे ऊंचा माउंटेन है ना। और ये ग्रीक माइथोलॉजी से भी कनेक्टेड है। वो जो 12 गॉड्स हैं, 12 गॉड्स जो हैं, वो इसी माउंटेन से वो डिपिक्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एंशियंट कैपिटल्स ऑफ आसुका एंड फुजीवारा, जापान के अंदर आसुका और फुजीवारा डायनेस्टीज के टाइम पे जो उनकी कैपिटल हुआ करती थी उसको। ठीक है। बोमा बडिंगलो, बोमा बडिंगलो माइग्रेटरी लैंडस्केप, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप है जहां पर माइग्रेटरी एनिमल्स आते हैं। माइग्रेटरी एनिमल्स के लिए सबसे बड़ा लैंडस्केप है ये, तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया। ये साउथ सूडान के अंदर है। साउथ सूडान वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वहां पर सिविल वॉर चल रहा है लगातार कई सालों से, और अभी वहां पर बहुत ज्यादा चर्चाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान तो अलग हो ही गया, अब वेस्ट सूडान भी अलग होने की बात हो रही है कि वेस्ट सूडान अलग हो जाएगा। देखते हैं कब होता है। ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को क्या है? यूनेस्को कन्वेंशन है, कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो कल्चरल हेरिटेज को भी और नेचुरल हेरिटेज को भी, दोनों के लिए कन्वेंशन है। 1972 में ये कन्वेंशन हुआ था और इंडिया ने रेटिफाई किया 1977 में। ठीक है। इंडिया के रेटिफाइड है और 21 स्टेट पार्टीज हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर। इसका जो 21 पार्टीज का इलेक्शन होता है तो इलेक्शन जनरल असेंबली के अंदर होता है। ठीक है। और टोटल 1248 साइट्स हो गई हैं कल्चरल साइट्स, जिसमें कि 972 है। ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, ऐसे ही बस मैंने डाल दिया कि देखो कितने, ये देखने के लिए कितनी ज्यादा हो गई है। 1248 कितनी हो गई? 1248 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। इंडिया के अंदर 45 है, ये याद रख लेना। ठीक है। इंडिया के अंदर कितने होंगे? टोटल 45। इसके अलावा एक ये न्यूज है कि यूएस ने इंडिया के ऊपर 10% टैरिफ लगाने का सोचा है कि 10% टैरिफ लगाएगा। अब इस 10% टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि 10% टैरिफ होगा। क्यों? क्या कह रहे हैं? 10% इज जनरली एडिशनल टू द नॉर्मल। जो नॉर्मल टैरिफ है मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? ये WTO के अंदर दिया जाता है। किसी भी नेशन को हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसके अंदर हमको उसके साथ जब ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड बैरियर्स को कम से कम रखना है। ठीक है। कम से कम रखना है। जैसे पाकिस्तान इंडिया का MFN है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में आता है पाकिस्तान हमारे। ये उस टाइम पे हमने ये डील की थी ताकि हमारे बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बढ़े, 2008-9 के आसपास की थी, ताकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बढ़े और बॉर्डर टेंशंस कम हो सके। हालांकि वो हुआ नहीं, लेकिन कोशिश की गई थी उस समय पे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी शायद, उन्होंने की थी, जब वो बस चली थी उस टाइम पे। कौन सी बस चली थी? मैं नाम भूल गया। एक बस चलाई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। किसी को नाम याद आ रहा हो तो प्लीज बता दो ना। तो उस टाइम पे उन्होंने वो बस चलाई थी और क्या बोला था कि पाकिस्तान हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन होगा। हाँ, क्या नाम है? सदा ए सरहद के नाम से चलाई थी। ठीक है। तो इसके अलावा देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इफ अ प्रोडक्ट नॉर्मली अट्रैक्ट्स 5% ड्यूटी, अगर 5% ड्यूटी है किसी पे तो हमको कितनी देनी पड़ेगी? नॉर्मल ड्यूटी कितनी है? 5%। किसके लिए? मोस्ट फेवर्ड नेशंस के लिए। तो हमें कितनी देनी पड़ेगी? 15% देनी पड़ेगी। तो 15% ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ये लगाया किसके अंदर है? इसको बोला क्या है? परमानेंट। इसको बोला है परमानेंट टैरिफ। सेक्शन 301 के अंदर लगाया है। अब सेक्शन 301 क्या कहता है उसको भी देखेंगे, वही देख लेते हैं। ये सब तो ऐसी टाइमलाइन है ना। सेक्शन 301 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं। क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? वो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो प्रोडक्ट तुम लोग हमें भेज रहे हो, कहीं उस प्रोडक्ट को बनाने में तुमने बाउंडेड लेबर तो नहीं करवाया लोगों से। और ये इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी इंडिया के ऊपर चल रही है। ये ऑलरेडी इंडिया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमारे ऊपर ही नहीं, 16-17 देशों के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन चला रहा है USA कि कहीं तुम बॉन्डेड लेबर तो नहीं करा रहे। हालांकि इंडिया ने हर एक कोशिश करी। देखो, दिखाऊं आपको,
13 जुलाई को क्या किया, इंडिया अमेंडेड इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू प्रोहिबिटेड इंपोर्ट्स मेड होलली और पार्टली थ्रू फोर्स्ड लेबर। हमने खुद प्रोहिबिट किया 13 जुलाई को। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 10% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया। तो इंडियाज मेजर्स इंट्रोड्यूस, कैसे हमने इंट्रोड्यूस किया, डीजीएफटी नोटिफिकेशन आया था इंसर्टिंग प्रोविजंस इनटू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंदर हमने इस नोटिफिकेशन से, हालांकि नोटिफिकेशन याद रखना जरूरी नहीं है, इस नोटिफिकेशन से क्या किया, अमेंडमेंट करके उसके अंदर क्या कि हम किसी भी फोर्स्ड लेबर यूज को हम खुद इंपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो उसके बाद हमारे ऊपर क्या लग जाता है, 10% टैरिफ लग जाता है। और फोर्स्ड लेबर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या कहता है, तो आईएलओ भी इसको प्रोहिबिट करता है। इसके लिए 2 कन्वेंशन है आईएलओ के, याद रखना, कन्वेंशन 29 और 105। क्या कहते हैं ये, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 और एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1957। ये 2 कन्वेंशन है आईएलओ के फोर्स्ड लेबर को लेके। आईएलओ क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग, बेगार और सिमिलर फोर्स्ड लेबर, सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक संगठन है, उस बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस भी है जिसके अंदर ये सारी चीजें बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। इसके अलावा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 का, है ना। लेबर एंड क्रिमिनल प्रोविजंस भी, अगर किसी से बॉन्डेड लेबर आप कराते हो तो उसमें जेल भी हो सकती है, क्रिमिनल प्रोविजंस भी है बीएनएस के अंदर। और ठीक है, इसके अलावा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप लोग कहोगे कि सर पैसा तो उनको देना पड़ेगा जो अमेरिकन हमारा कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूमर है, जो अमेरिका के अंदर आदमी बैठा है, जो हमारा इंडिया का सामान खरीद रहा है, महंगा तो उसको पड़ेगा। लेकिन जब महंगा पड़ेगा तो वो हमसे लेगा क्यों, वो हमसे लेगा क्यों, वो हमारे ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। ऑर्डर्स कम होने से हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अभी टेक्सटाइल के अंदर, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल, हम टेक्सटाइल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। हमारा टेक्सटाइल आज से नहीं, आजादी से पहले से, आज अंग्रेजों के आने से पहले से हमारा टेक्सटाइल टॉप पे है वर्ल्ड के, आज भी है। आज भी हम लोग बहुत ज्यादा टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, कपड़ों को, कपड़ों के छोटे छोटे ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ, वो बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम लोग कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर 15% ड्यूटी लग रही है, टैरिफ लग रहा है। और बांग्लादेश भी एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है। बांग्लादेश के साथ यूएसए ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तुम हमसे कॉटन खरीद के, अभी तक बांग्लादेश किससे कॉटन खरीद रहा था, इंडिया से। इंडिया से कॉटन खरीद के उसको कपड़ा बना के यूएस को बेच रहा था। अब क्या बोला यूएस ने, यूएस ने बोला कि अगर तुम हमसे कॉटन खरीदोगे तो टैरिफ 0। अब उसने क्या किया, बांग्लादेश ने हमसे एक तो कॉटन लेना बंद कर दिया, हमारा कॉटन बिकना बंद हो गया, यूएस का कॉटन बिक रहा है, ऊपर से उसको 0% टैरिफ और हमको 15% टैरिफ। तो हम कॉटन भी नहीं बेच पा रहे बांग्लादेश को, और हम कपड़ा भी नहीं बेच पाएंगे यूएसए के अंदर। तो ये डबल कंपटीशन हमारे लिए एक तरीके से क्रिएट किया गया है, और ये सीधे सीधे ट्रेड बैरियर है। और डब्ल्यूटीओ को इसका संज्ञान लेना चाहिए, होगा डब्ल्यूटीओ के अंदर इसके ऊपर बात होगी आने वाले समय के अंदर, ठीक है। देखते हैं और क्या कंसर्न है। फायदा 12.5% में नहीं गए, बस ये फायदा कि 12.5% की बात कर रहा था, 12.5% में नहीं गए, 10% पे बात बन गई है। उसके अलावा कोई फायदा नहीं है इससे। एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, टेक्सटाइल के अंदर, अपैरल के अंदर वल्नरेबल है, मैंने आपको बता दिया क्यों। और केवल अदर एक्सपोर्ट जैसे कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, लेदर है, फुटवेयर है, बहुत सारा एक्सपोर्ट हम लोग यूएस को करते हैं। और इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हिस्सा है, जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 20% एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं, तो बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू फिर से आ जाएगा मैप, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, रशिया यूक्रेन वॉर एक्सपेंड्स इनटू मैरीटाइम थिएटर। कहाँ है मैरीटाइम थिएटर,
क्या हुआ कि जो कैस्पियन सी है उसके अंदर ईरान के एक शिप को यूक्रेन ने मार गिराया। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया कि 70 बिलियन यूरोज नाटो देगा यूक्रेन को, नाटो बैक करेगा यूक्रेन को पूरी तरीके से। नाउ यूक्रेन इज रेडी टू फाइट ऑन द 2 फ्रंट्स, यानी कि रशिया से लड़ने को भी तैयार है और ईरान से लड़ने को भी तैयार। उसने डिनाई नहीं किया, उसने बहाना नहीं बनाया, लॉन्ग रेंज मिसाइल से ईरान के शिप को मार गिराया और कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सीधे उसने बोला यूक्रेन ने कि हाँ मैंने मारा है और मुझे लगता था कि इसके अंदर आर्म्स एंड एम्यूनेशन जा रहे हैं और रशिया और ईरान आर्म्स एंड एम्यूनेशन का ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैंने मारा है और रशिया मेरे खिलाफ लड़ रहा है, तो मेरी सिक्योरिटी को खतरा है। ये है कैस्पियन सी। और कैस्पियन, मजे की बात, कैस्पियन सी यूक्रेन की बाउंड्री से लगता ही नहीं है। यूक्रेन यहां है, कैस्पियन सी यहां है। लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक करके ईरान का शिप गिरा दिया। कहां? वो भी कैस्पियन सी के अंदर। कैस्पियन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेक बॉर्डर विद कैस्पियन सी, पता नहीं कितनी बार और कब से पूछा जा रहा है। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, याद रखो तारीख, बस तारीख। कैसे? टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तारीख TARIK, ठीक है, TARIK। अब ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया और ईरान के रिलेशनशिप को लेकर। जब दुनिया ईरान के ऊपर ब्लॉकेड लगाती है तो रशिया ईरान से यहां से ट्रेड कर लेता है। लगा लो ब्लॉकेड, कहां से लगाओगे? मतलब वेस्टर्न कंट्रीज कहां से लगाएंगे ब्लॉकेड? नहीं लगा सकते। इसके अलावा हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैस्पियन सी में यहां से होके ये गुजरता है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो चाबहार पोर्ट को, जो इंडिया का चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर जो ध्वस्त कर दिया अभी अमेरिका ने 2-3 दिन पहले, उड़ा दिया, खत्म, सपाट कर दिया वहां। मतलब ऐसे एकदम सपाट नहीं कर दिया लेकिन वहां पर मिसाइल मारी है, ठीक है। तो वो रास्ता यही है, ये बाकू का, ये अजरबैजान का बाकू पोर्ट है यहाँ पे। ये भी कनेक्शन के अंदर, नॉर्थ साउथ कनेक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बाकू। तो अच्छा, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल जब जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो ये दूसरे देश को जीने नहीं देते, एक देश दूसरे देश को जीने नहीं देता। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे INSTC बन रहा है, अजरबैजान की आर्मेनिया से बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया की बहुत लंबे समय से इसीलिए लड़ाई चल रही है, इसीलिए इनके बीच में बॉर्डर टेंशन क्रिएट किए गए हैं जिससे कि इसको डिस्टर्ब किया जा सके, INSTC को। और ये देखो यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे है ना। सर कैसे कौन सी कंट्री थी वो, क्या नाम था कंट्री का उसका? किसका? कैसे? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। अब ये देखो, हम लोग कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेड रूट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जो इंडिया और रशिया मिलकर बनाना चाहते हैं वो तो है INSTC, उसके लिए चाबहार पोर्ट याद रखो, इंडिया का चाबहार पोर्ट, हालांकि अब नहीं रहा, शहीद हो गया। इससे यहाँ पे रोड जाती है, इसको बोलते हैं INSTC, ये इंडिया और रशिया को कनेक्ट करता है। और 2024 में INSTC से रशिया ने हमको बहुत सारा ऑयल और गैस भेजा हुआ है, ठीक है। अब देखो यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि इधर मत जाओ, ओमान आओ, और ओमान से फिर सऊदी अरेबिया होते हुए हाइफा पोर्ट पहुंच जाओ।
और हाइफा पोर्ट से फिर ग्रीस, और ग्रीस से फिर आपका पूरा यूरोप कवर है। इसको बोलते हैं क्या? आईमैक। आईमैक मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर यूएई और यूएसए और सऊदी अरेबिया और इंडिया पार्टनर, ठीक है। अब ये रूट भी अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसको है? रशिया को। अब रशिया को दिक्कत है तो उसने क्या किया? यहां पर टेंशन करनी शुरू कर दी, यहां पर टेंशन क्रिएट करनी शुरू कर दी है ना। तो इसलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? बॉस्फोरस स्ट्रेट और ड्रेंडनल्स स्ट्रेट, ठीक है। इसके बीच में मरमरा सी, ब्लैक सी। ब्लैक सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ब्लैक सी इंपॉर्टेंट? क्योंकि एक तो रशिया के ब्लैक फ्लीट यहां पर है, जो कि दुनिया की बहुत पावरफुल फ्लीट मानी जाती है। ब्लैक सी के अंदर उसने अपनी ब्लैक फ्लीट पार्क की हुई है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रेड भी हम लोग यहां से करते हैं। इंडिया को बहुत सारा ऑयल मिलता है इसी रूट से, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये रहा रशिया, ये रहा रशिया, ये रशिया कैस्पियन सी को भी बॉर्डर करता है और ब्लैक सी को भी बॉर्डर करता है। अच्छा, ब्लैक सी को कैसे याद करेंगे? इसके जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ब्लैक सी कैसा है? ब्लैक है ना, ब्लैक सी ब्लैक है। तो इसको याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखो बस, बर्गर टी। चाय, काली चाय होती है ना, बस चाय के साथ क्या खाना है? बर्गर। बर्गर टी। टी से टर्की, आर से रशिया, और बी से बल्गारिया, आर से रोमानिया, यू से यूक्रेन, और जी से जॉर्जिया, और ई से कौन सा आएगा? ई से एक कंट्री और है, अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया और टर्की, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक और कंट्री, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। यही है, बर्गर टी, ठीक है। बर्गर, बी से बुल्गारिया, रोमानिया, आर से रोमानिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, और जी से जॉर्जिया, और टी से टर्की, ठीक है। तो बर्गर टी याद रखेंगे। ब्लैक सी के लिए क्या है कोड वर्ड? बर्गर टी, याद आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्रीमिया वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पेनिनसुला आपको दिख रहा है, ये 3 कोने वाला पेनिनसुला दिख रहा है, ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था 2014 से पहले। अब ये रशिया का हिस्सा है। इस वाले सी को बोलते हैं एवोज सी, AVOZ, एवोज सी, ठीक है, एवोज सी। और ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रशिया के अंदर आता है, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च कहलाता है, स्ट्रेट ऑफ कर्च। सी ऑफ एवोज को ब्लैक सी से जोड़ता है, और दोनों तरफ रशिया है। यूक्रेन का था ये पहले क्रीमिया, और उधर आ गया रशिया, ठीक है। इसके अंदर यूरोप, ये अच्छा यूरोप में ही है, ठीक बात है। हाँ, वहां पे तो अटैक चल ही रहा है ब्लैक सी के अंदर, इसलिए तो ये कह रहे हैं कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके अंदर स्पिल ऑफ हो गया है। किसका? यूक्रेन और रशिया का जो कंफ्लिक्ट है वो स्पिल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है सी के अंदर, मैरीटाइम जोन्स के अंदर। उसके अंदर कैस्पियन सी और ब्लैक सी दोनों ही शामिल हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है। नहीं, उसमें उसमें उनका रैशनल ये है कि क्योंकि हम रशिया से अभी भी 40% ऑयल ले रहे हैं, और इनडायरेक्टली हम फंड कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रशिया की तरफ से।
इसके अलावा एक सच्चाई ये भी है कि इंडिया के बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को रशिया की आर्मी में 2-4 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही शामिल कर दिया गया। बहुत सारे वहां पे शहीद हो गए। ये सच्चाई है। इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। ठीक है, तो उसका जब जजमेंट आएगा तो उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके अंदर हालांकि हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट दिखा रहे हैं कि हम यूएस की साइड है, लेकिन अगर आप हमारी पॉलिसीज देखो, आप हमारे प्रोक्योरमेंट देखो, तो हम रशिया की साइड है। तो हम लोग क्या बैलेंस बना के चलते हैं हमेशा। हाँ, ऑयल उसका तो यही मकसद है। चाइना बड़ा प्रॉब्लम है इनके लिए। उसके लिए इन्होंने अभी अपने फ्रेमवर्क के अंदर चेंज भी किया है। लास्ट ईयर इन्होंने निकाला था नेशनल सिक्योरिटी स्टेटमेंट करके निकाला था लास्ट ईयर। ठीक है, उस एनएसएस अमेरिका का एनएसएस डालोगे ना, स्टेटमेंट नहीं है, एनएसएस अमेरिका डालोगे तो आ जाएगा। एनएसएस अमेरिका के अंदर इन्होंने डाला था कि हमारा जो ध्यान है अब वो पूरा चाइना हमारा दुश्मन है, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए वो सारा काम करेंगे। अब चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को भी काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चाइना के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक है ना। हम भी चाइना से बहुत सारा सामान खरीदते हैं, चाइना से ट्रेड है हमारा, रशिया से ट्रेड है हमारा। तो वो उस ट्रेड को हैम्पर करना चाहता है इस टाइम पे यूएस से, जो है कर ही रहा है। रशिया से भी ट्रेड कर रहा है यूएस से। रशिया से अंडे मंगाता है यूएस से, सच्चाई है, अंडे मंगाता है। बहुत सारे अंडे जाते हैं रशिया से यूएस, है ना, क्योंकि पोल्ट्री बहुत स्ट्रांग है रशिया की, है ना। तो वहां से बहुत सारे अंडे मंगाता है यूएस। बहुत सारा ट्रेड होता है उसके अलावा भी। ऐसा नहीं है कि ट्रेड बंद है, बिल्कुल ट्रेड में सैंक्शंस है, ट्रेड अभी भी होता है। यूरोप बहुत सारा सामान खरीदता है आज भी। ठीक है, तो बीच में उन्होंने बहुत कम कर दिया था नेचुरल गैस खरीदना, अब फिर से शेयर बढ़ा है नेचुरल गैस का इस वाली मीटिंग से, अंकारा मीटिंग से पहले। लेकिन अंकारा मीटिंग के बाद क्या क्या इफेक्ट आएंगे, नाटो किस तरीके से रिएक्ट करेगा आगे, वो बहुत ऑब्जर्वेबल चीज है कि उसको कैसे कैसे हमें ऑब्जर्व करना है, देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या क्या उनके एक्शंस होते हैं। यूक्रेन की तरफ से उनका कितना सपोर्ट रहता है यूक्रेन को, है ना, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। अब इसी सब के चलते इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर? ब्लैक सी के अंदर। ब्लैक सी के एक एक स्टेट को याद करना, पूछे जाएंगे। ठीक है, एवोज सी वाला भी, क्या नाम है उसका, कैर्च, है ना, स्टेट ऑफ कैर्च। और बॉस्फोरस, डेंडनेस है ही, मरमरा सी, याद रखना। इसके अंदर इंडिया ने एडवाइजरी जारी करी है, बना नहीं करा है, लेकिन एडवाइजरी जारी करी है कि किसी भी कॉमर्शियल फ्लीट को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल रहा है तो बहुत सोच समझ के ले, पहले सिक्योरिटी देख लें, पहले देख लें कि किस रूट से जाना है, उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट को करें, उससे पहले ना करें। ठीक है, तो एक एडवाइजरी है। इसके अलावा गुजरात के अंदर बाढ़ आ गई, अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई। आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि मौसम बदला बदला सा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और इस साल तो बरसात के डेफिसिट कम साल था, रेनफॉल डेफिसिट ईयर था ये तो। अल नीनो, सुपर अल नीनो के प्रिडिक्शंस थे, लेकिन बारिश कैसे हो गई? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अल नीनो क्या होता है? हाँ, यहाँ पे बारिश होती है उससे नहीं। सर अलिनो में बारिश बहुत कम होती है और लानिनो में बारिश होती है। क्या? अलिनो में बारिश नहीं होती है, मतलब जो समर होता है वो ज्यादा इफेक्ट होता है। और क्यों? लाली नहीं, सर सवाल क्योंकि ये नहीं है कि अल नीनो से कम होती है ज्यादा होती है, अल नीनो से बारिश कम होती है। ठीक है, सवाल ये है कि क्यों होती है कम। सर क्योंकि वार्म करंट कोल्ड करंट की तरफ जाता है। वार्म करंट किधर जाता है? कोल्ड करंट की तरफ है। सर यह उल्टा होगा सर। और कोई बताएगा मेरे को कौन सा करंट कहाँ जा रहा है? सर पैसिफिक ओशन में वार्म करंट साउथ अफ्रीका की तरफ, वो साउथ अमेरिका की तरफ, पेरू की साइड चला जाता है। और ये
वेस्टर्न साइड में यहाँ पे कोल्ड करंट आ जाता है, इसलिए फिर इवेपोरेशन कम होता है और बारिश कम होती है। बिल्कुल सही। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि जो कोल्ड वाटर है वो पेरू के पास इकट्ठा हो, सॉरी, वार्म वाटर जो है वो पेरू के पास इकट्ठा हो जाता है। तो अल नीनो क्या है? वार्मिंग अप ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। अगर हम लिटरल टर्म में देखें तो वार्मिंग अप ऑफ, अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, इसको बोलते हैं अल नीनो। अब इससे इफेक्ट कैसे पड़ता है? उधर गर्म इधर ठंडा। ठंडा होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन कम होगा, बारिश कम होगी। हालांकि यही एक फैक्टर नहीं है जो हमारे मॉनसून को इफेक्ट करता है। इंडियन ओशन डाइपोल है, बे ऑफ बंगाल की लो प्रेशर बेल्ट है, मिड इन जूलियन ऑसिलेशन है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या इफेक्ट कर रहा है? अभी रिसेंटली जो बारिश हो रही है वो कैसे हो रही है? वो ऐसे हो रही है कि बे ऑफ बंगाल गर्म हो गया, और बे ऑफ बंगाल के गर्म होने से इवेपोरेशन हो रहा है। उस इवेपोरेशन को पुश मिल रहा है, और साउथ वेस्ट मॉनसून जो लास्ट मंथ 40% बरसा सिर्फ, यानी कि 60% डेफिसिट लास्ट मंथ, वो इस मंथ डेफिसिट को तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन तब भी मात्र 13 से 18% वो डेफिसिट है। बस जो 60% था वो 13 से 18% डेफिसिट रह गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल गर्म हुआ, इवेपोरेशन ज्यादा हुआ, मॉनसून विंड के साथ वो ड्रिफ्ट किया मॉइस्चर, और वो पूरे इंडिया के अंदर अभी बारिश कर रहा है। तो इस एरिया के अंदर अभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, गुजरात राजस्थान वाले एरिया के अंदर। और बस अभी के लिए इतना ही समझो। बाकी मॉनसून को पूरी तरीके से हम लोग इस दिन पहले भी हम लोगों ने देखा था एक बार कि पूरा मॉनसून किस तरीके से काम करता है। फिर से एक बार देखेंगे किसी दिन, जिस दिन हमारे पास न्यूज कम होंगी और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए समय होगा, और जल्दी आएगा, चिंता मत करो, है ना। और इसके अलावा एक और फैक्टर है, ये तो हो ही रहा है, वार्मिंग अप ऑफ बे ऑफ बंगाल तो हो ही रहा है, लेकिन अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गया ही नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी गर्मी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जेट वेज के साथ, वेस्टर्ली जेट वेज के साथ कहां आता है? वेस्टर्ली जेट वेज के साथ मेडिटेरेनियन सी से उठता है और इधर इंडिया में आता है। ये सर्दियों के मौसम में आता है, और सर्दियों में जो बारिश होती है ना, जिसको बोलते हैं एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन, वो यहीं से आती है। क्योंकि यहां पर सल्फर का एमिशन बहुत ज्यादा है यूरोप के अंदर। सल्फर का एमिशन उस समय पर बहुत ज्यादा था पहले, और उससे क्या होती थी? H2SO4 की बारिश इंडिया में होती थी, एसिड रेन इंडिया में होती थी, इधर पूरे एरिया के अंदर। ठीक है, जो सर्दियों में हम लोग बारिश देखते हैं, जो पूरे बारिश की 2% होती है। ठीक है, फिर यही जो हवा है ये रिट्रीटिंग मॉनसून को भी पुश करती है, लेकिन वो बाद में आएगा रिट्रीटिंग मॉनसून, पहले मॉनसून आएगा। तो मॉनसून के अंदर क्या है? अभी मॉनसून की जो हवाएं हैं जो कि हॉट एंड वेट हैं, और ये वाली हवाएं कैसी हैं? कोल्ड एंड वेट है। इन दोनों के टकराने से एक फ्रंट क्रिएट हो रहा है, जो कि फ्रंट अभी इस जगह पर क्रिएटेड है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर और आसपास के क्षेत्र में। तो ये कारण है, बस कारण पता रखो, बाकी सारी चीजें ठीक है। बाकी तो और कुछ ज्यादा पूछता नहीं है। इफेक्ट पूछता है कि बारिश कम ज्यादा होने के क्या इफेक्ट होंगे, और इस एक आइसोलेटेड इवेंट को हम क्लाइमेट चेंज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट क्लाइमेट में आइसोलेटेड नहीं होता, वो हमेशा कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि इस साल बहुत सारी जगह ड्रॉट आया, सूखा पड़ा, और कहीं कहीं बाढ़ आ रही है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो हो रहा है वो भी क्लाइमेट चेंज का एक इंडिकेटर है। ऐसा बचपन में हम लोग पढ़ते थे और अब देख रहे हैं, है ना। ज्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 10-15 साल, और 10-15 साल पहले मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो चीजें हम लोग पढ़ते थे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये होगा, अब वो सारी चीजें धीरे धीरे होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, सबको दिख रही है। और हम लोग NSR की बात करते हैं, नॉर्दर्न सी रूट की बात करते हैं, लेकिन कितनी बुरी बात है कि हम कितने गिद्ध हैं कि दुनिया मर रही है, दुनिया मर रही है, अर्थ को हम मार रहे हैं, और हमको क्या दिखाई दे रहा है? सी रूट बन गया, वहां से भी ट्रेड कर लेंगे। अरे वो सी रूट बना है क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है,
नहीं तो वो सी रूट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के लोग हैं, इंसान है ही ऐसा। तो ये तो होता ही है ना। तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए समस्या है, लेकिन हम उसको कभी भी रिकॉग्नाइज उस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से हमको करना चाहिए, जिस स्तर पे करना चाहिए। सारी चीजें हैं, फ्रेमवर्क है, यूएनएफसीसीसी है, सीओपी की हर साल मीटिंग होती है ना, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसके अंदर आपका क्योटो प्रोटोकॉल, उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे सीओपीज में हुए, है ना। आप लोग सुनते होंगे इनके नाम। इसको पूरा स्ट्रक्चरली हम लोग पढ़ेंगे, कैसे अर्थ समिट के अंदर वो तीनों जो तीन उसके अंदर समिट्स हुए, जो कॉन्फ्रेंस हुई 3 अर्थ समिट के अंदर, ठीक है, यूएनएफसीसीसी, सीबीडी और एक और हुई थी, ठीक है। तो ये 3 समिट हुई, उसके क्या क्या फ्रेमवर्क है, इसको स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके अंदर फिर हम लोगों ने अपने एनडीसीज दिए, एनडीसीज डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अल नीनो हम लोग समझ रहे थे, अल नीनो में क्या होता है। अल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पहले से क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अल नीनो को याद रखेंगे, वार्मिंग अप ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। क्यों हो जाता है? क्योंकि ट्रेड विंड्स चलती हैं, ये पेरेनियल विंड्स हैं, हमेशा चलती रहती हैं, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। और जब ये ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं, यानी कि धीमे चलने लगती हैं, तो हॉट वाटर यहां से शिफ्ट होके यहां चला जाता है। हॉट वाटर को वो कंटेन नहीं कर पाते और वो बह के पेरू की साइड चला जाता है। फिर जिस साल ये स्ट्रांग होती है, उस साल होता है यहाँ का हॉट हो जाता है वाटर, उसको बोलते हैं ला नीना। तो नीना क्या लाएगी? नीना को लाने के लिए क्या बोला है? बारिश लाने के लिए बोला है नीना को। तो नीना बारिश लाएगी, ठीक है, इतना याद रखना। और अल नीनो, अब एग्जाम में जैसे जो क्लैट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अल नीनो का हमारी जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अल नीनो की वजह से हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 1% तक कम हो जाती है जिस साल अल नीनो का होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत नुकसान होता है, क्रॉप फेलियर, कहीं पर ड्रॉट है तो कहीं पर फ्लड है, तो उससे बहुत ज्यादा क्रॉप फेलियर होता है। क्रॉप फेलियर की वजह से जो रूरल इकोनॉमी है वो वहां पर कंजम्पशन, रूरल इकोनॉमी में कंजम्पशन डाउन हो जाता है, यानी कि वो कंज्यूम नहीं कर पाते चीजें, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं बचे, तो उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम होगा तो उसका इफेक्ट सीधे सीधे किस पे पड़ेगा? देश की जीडीपी पे पड़ेगा। क्योंकि आज भी 60% के आसपास लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर करते हैं इंडिया के अंदर। तो 60% लोगों का जब कंजम्पशन नीचे आ जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप नीचे आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग नीचे आ जाएगी तो जीडीपी अपने आप नीचे आ जाएगी। क्योंकि जीडीपी क्या है? एक देश के अंदर एक समय काल में प्रोडक्शन की हुई चीजों की मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री within the physical boundary of that country within a specific period of time, जो कि अमूमन हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं या फिर एक क्वार्टर के हिसाब से नापते हैं कि इस क्वार्टर में इतनी जीडीपी ग्रोथ रही, इस फाइनेंशियल ईयर में इतनी रही, तो वो सारी चीजें, ठीक है। ये इफेक्ट जरूर याद रखेंगे फ्लैट वाले। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी है, एक्सोमून, ऐसा कह रहे हैं कि एक्सोमून मिला है हमको एक। एक्सोमून क्या होता है? एक्सोमून है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, उसको बोलेंगे एक्सोप्लैनेट्स या एक्सोमून्स। तो सोलर प्लैनेट के बाहर एक मून मिलने की बात है, जो कहां पर है? स्टार CD352722। और इसका एक डॉर्फ प्लैनेट है, ये स्टार है, ये उनका सन है, SD352722, ठीक है। उसका एक डॉर्फ प्लैनेट है, डॉर्फ प्लैनेट का नाम क्या है? CD352722b, बी है उसका। ये एक हमको सैटेलाइट मिला है, सैटेलाइट यानी कि मून मिला है, ठीक है। और इसका जो मास है, द सेंट्रल स्टार हैज अबाउट हाफ द मास ऑफ द सन, हमारे सन का आधा ही है। लेकिन देखो प्लैनेट कितना बड़ा है, प्लैनेट है 30 टाइम्स बिगर देन द जुपिटर।
जुपिटर से 30 गुना बड़ा है, ठीक है। और जो नया हम लोगों को ये मिला है, मून मिला है, इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया, ये मून भी लगभग जुपिटर जितना बड़ा है। तो हमारे प्लेनेट से बहुत बड़ा है ये मून, ठीक है। और ये 170 दिन में अपने डॉर्फ प्लेनेट का चक्कर काट लेता है। ब्राउन डॉर्फ प्लेनेट है ये। और क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है कि अपनी एनर्जी एमिट कर सके, इसलिए अपनी एनर्जी एमिट नहीं कर पाता, इसीलिए ये डॉर्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रहेगा। नहीं तो ये इतना बड़ा है कि ये सन बन सकता था, ठीक है। सन नहीं बन पाया क्योंकि उतना बड़ा भी नहीं हो पाया। 13 to 18 टाइम्स है जुपिटर का, 13 to 80 टाइम्स, ठीक है, जुपिटर का, ठीक है। इसीलिए इसको फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टार बन नहीं पाया, फेल हो गया उसमें बनने में, ठीक। बस आज के लिए इतना ही है, आज के लिए बहुत ज्यादा नहीं, छोटी सी क्लास थी।